प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले डेथ सेल में कैद तन्हाई, बानी पीटीआई अपनी तकलीफ पर फट पड़े, गैर मुल्की सहाफ़ी मेहदी हसन को जेल से दिए गए इंटरव्यू में हुकूमती और मिलिट्री की आदत पर बड़े इल्जाम लगा दिए, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान पीटीआई ने खान को मजीद केसेज में जेल के अंदर रखने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत का भी प्लान बी तैयार, नैब सदारती ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी। क्या नैब सदारती ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत बानी पीटीआई को लंबा अरसा जेल में रखने का होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है? इसके अलावा बात करेंगे इद्दत निकाह केस, कमरा अदालत में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम, खावर मानिका पर पीटीआई वकला ने हमला कर दिया। अदम एतमाद के बाद जज ने केस सुनने से इनकार कर दिया। हंगामा आराई के बाद समाअत छोड़ दी। दूसरी जानिब शायर अहमद फरहाद केस में ड्रॉप सीन, कार्य सरकार में मुदाखलत पर आजाद कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तस्दीक कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एजेंसीज के किरदार से मुताल्लिक क्या रिमार्क्स दिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट, गरीबों पर जुल्म, कम आमदन वाले हजारों अफराद को डंडे के जोर पर बेघर कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ, हुकूमती ताकतवर लॉबी और बड़े बिजनेसमैन के गठजोड़ का पर्दा चाक, हुकूमत आम आदमी की बजाय ताकतवर बिजनेसमैन के मफादात के तहफ्फुज में मुलव्विस निकली। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्लास साहब, एक और नया इंटरव्यू जिसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, एक वीलॉगर है, ब्रॉडकास्ट हुआ है ये इंटरव्यू, मेहदी हसन साहब को दिया है बानी पीटीआई ने। और एक हैरानगी की बात, एक बहुत सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जो उन्होंने हालत उसमें बयान की है कि उनको डेथ सेल में रखा गया है और किस तरह के उनके वहाँ पे हालात हैं, टॉर्चर की भी कुछ उन्होंने बातें की हैं, ये बातें पहले क्यों नहीं सामने आई? और फिर ये आने के बाद भी एक पीटीआई की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये बड़ा वैसे ये इंटरेस्टिंग ये खान साहब का इंटरव्यू है, और स्पेशली जो उन्होंने उसमें बातें की हैं दो तीन, उनका ये कहना है कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। उनकी पार्टी के कोई मेरा ख्याल है अब तक कोई 1000 से ज़्यादा मुलाकातें तो हो चुकी हैं, मुख्तलिफ बार बार भी, रिपीटेडली भी। वो तो एक मैंने आपको शायद बताया था पहले भी कि एक मेरा जानने वाला आया, वो दूर दराज इलाके में रहता, पीटीआई का है, मुल्तान से, तो उसकी सुबह मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा उनसे, मैं कि जी आप कब आए? तो उन्होंने कि रात 11 बजे मुझे जेल हुकाम ने फ़ोन किया था कि खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह पहुंच जाएं। अब तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा, मैं खान साहब, मैं बनी गाला में मैं ठहरे हुए हैं या जेल में ठहरे हुए हैं कि ऑपरेटर को कहते हैं फलां ABCD को फ़ोन करके सुबह बुला लो और वो आप हाजिर हो जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डेथ सेल में रखा हुआ है और आपको आइसोलेशन में रखा हुआ है, बड़ी सख्तियां की हुई हैं, खाना पीना भी शायद नहीं दे रहे, लगता तो उस पर भी रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर इतनी सारी आप पे सख्तियां हैं तो आपकी पार्टी ने अब तक ये इशू रेज क्यों नहीं किया? आपसे तो रोजाना मिलते हैं, आपने तो बैठ के वहाँ से पार्टी भी चलाई है, इलेक्शन भी लड़े हैं, आपने तकरीरें भी की हैं, आपके वहाँ पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई है, आर्टिकल्स इंटरव्यूज़ भी छपे हैं। अभी भी ये वाला कहते हैं कि खान साहब ने हमें जवाबात लिख के दिए हैं। अब इसमें कल को कोई अगर कुछ चीज़ बैक फायर करके निकल आई, कोई बम शम निकला है इसमें से, तो खान साहब कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं था, जेल में तो हमें कागज़ पेन भी नहीं मिलता। वो तो बात की बातें हैं। सो उनका ये कहना है मुझे डेथ सेल में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पार्टी, इसीलिए इनकी पार्टी के किसी बंदे ने ये कभी जिक्र नहीं किया, नहीं तो खान साहब कब ये बात उसमें ना करते। खैर उन्होंने की, क्योंकि अब वो ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस है। इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए खान साहब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अहतमाम करते हैं, जैसे उन्होंने इकोनॉमिस्ट के लिए किया, जैसे उन्होंने ये टेलीग्राफ के लिए किया। अब ये भी मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एक ब्रॉडकास्टर हैं या व्लॉगर हैं। सो खान साहब ने वो उस ऑडियंस को उन्होंने इसमें किया, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ आती है आइसोलेशन पे आ रहे हैं, तो क्या खान साहब को ये मुनासिब लगेगा कि उनको किसी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे 50, 60, 60 कुछ 70 कैदी रह रहे हों? तो कैसे, मतलब है उनकी आइसोलेशन कैसे उनकी दूर हो सकती है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद अगर वज़ीर आज़म होते और उनके दौर में भी जेल में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो उनको कैसे रखा जाता था? आप एक हाई प्रोफाइल एक पर्सनैलिटी हैं, आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, फ्यूचर के भी आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपके बहुत सारे लोग समझते हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। खुदा, अच्छा, आपकी वो बेगम साहबा खुद कह चुकी हैं, 3 लोगों का नाम ले चुकी हैं कि जनाब के अगर इन्हें कुछ हुआ खान साहब को तो इनको मारने की कोशिश हो रही है, तो 1, 2, 3 लोग जो हैं जिम्मेदार होंगे, और इनकी गारंटी है कि खान साहब पे अपनी वो रखें। अब खान साहब को कैसे किसी एक बैरक में रखा जा सकता है? वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर खान साहब उस तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं कि जो सब कैदियों को मिलता है, तो कितने दिन कैद ये गुजार सकेंगे? और प्लस ये जो आपकी अडियाला जेल है, ये तो 3 से 4 हज़ार लोगों के लिए थी, वहाँ पर 10,000 बंदा रखा हुआ है। एक बैरक में जहाँ पे आपने 10 बंदे रखने थे, वहाँ पर तो हज़ार बंदा पड़ा हुआ है।
तो खान साहब क्या चाहते हैं कि इनका बिस्तर भी है इसी बैरक में लगा दिया जाए ताकि इनको ये शिकायत ना हो कि जी मैं उसमें कैद तन्हाई में हूँ, आइसोलेशन में। हमेशा जो बड़ी लीडरशिप होती है वो दुनिया में कहीं भी होती है तो उसको इसी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया जाता है, गार्ड भी किया जाता है, ख्याल भी रखा जाता है। आप उसको उठा के कोई कैदियों की बैरक में नहीं डाल देते कि जहाँ पे लोग हैं और वहाँ पे बैठ के मतलब एक आपका वो मरकजी आपका सेक्रेटेरिएट तो नहीं बना, खुदा ना खासा कोई बंदा कैदियों में से कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्लस वहाँ पे तो क्या सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते इनके, हमें तो ये पता चला 10 से 12 लोग इनको गार्ड कर रहे होते हैं और इनका अपना टाइमिंग है, वर्जिश है, खाना है। वो जो उन्होंने लिस्ट पेश की थी वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में IG जेल खाना जात ने, उसको तो पढ़ के सबके मुंह में पानी आ गया था। बल्कि वो तो ये कहने लगा कि ये सहूलतें मिलती हैं, एयर कंडीशन भी मिलता है, अच्छा बिजली के बिल भी नहीं देने पड़ते आपको। हम तो मारे गए हैं सारे के सारे बिजली के बिल दे दे के, आपको बिजली का बिल नहीं देना, गैस का बिल नहीं देना, आपको TV का नहीं देना, आपको केबल का नहीं देना, आपको अखबार का नहीं देना, किसी रेडियो का नहीं, किसी चीज़ का बिल तो देना ही नहीं आपने। तो बहुत सारे लोग मैं उसमें देख रहा था तो उन्होंने कहा अगर ये सहूलतें मिलती हैं, वहाँ पे मटन भी पक रहे हैं, देसी घी में आपको कुकड़ भी पक रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो लोगों ने कहा कि 25 करोड़ को जेल खाना बनाओ यार, ये चीज़ें हमें दो, ये सहूलतें हमें पेश करो। सो जितनी सहूलत के साथ, और मैं इसमें हक में हूँ, मैं कहीं बैठा हुआ तो मैं वो भी वाक़या सुनाता हूँ, मैं इस हक में हूँ कि आप ये मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, उनको आपकी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, आपको देनी चाहिए, आपको उस तरीके का। अच्छा लोग बड़े कहेंगे जी बाकी कह देंगे क्या अगर कसूर है, उनको भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन एक हाई प्रोफाइल बंदा जब जेल में जाएगा तो उसके लिए आपको बहुत सारे आपको लवाजमात का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा खान साहब खुद क्या कहते थे जब वो अमेरिका में थे, जी वापस जाकर मैं ज़रा नवाज शरीफ का ये तो उतारूँ ना AC तो उतारूँ, तो ना AC उतरा ना उनका। अच्छा इनके लिए तो बहुत बड़ी जो बैरक एक ही बनी गई है। खान साहब को तो खुश होना चाहिए कि शेयर कर ले, फिर एक पूरी बैरक में 4-5 कमरे हैं, गेस्ट रूम है, और खान साहब वर्जिश भी कर रहे हैं, साइकिल भी है, ट्रेडमिल भी है, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना भी है। इतनी बड़ी बैरक उन्होंने अकेले बना के दिया इनको। तो वो शेर तो जंगल में अकेला अच्छा लगता है, तो वो कहाँ पे पार्टियां हों तो लोग हों तो वहाँ पे वो चीज़ उसको खान साहब का ये जिला बनता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है ये कि जिस तरह बताया जा रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन्होंने कहा है कि मुझे रखा गया है, तो उसमें तो मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती, नहीं भी होती चले। अच्छा मुझे बताएं खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे ख़त्म कीजिए, मतलब आपके जहन में क्या आता है, व्हाट शुड बी डन? तो खान साहब को क्या किया जाए, मतलब वहाँ पे 8-10 लोग वैसे भेज दिए जाएं कि आप बैठ के खान साहब के साथ गप्पे मारा करें, 2 घंटा 3 घंटा मतलब जाया करें कि जाएं 8-10 अगर दिन का मतलब सुबह आप 8 बजे जाएं और शाम को जब जेल बंद होते 6-7 बजे निकल आएँ। मतलब कन्फाइनमेंट का क्या हल हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे किया जाए। आपकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी हो, कोई ऐसे लोग आपको कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन भी नहीं हो, बट शुड मतलब हुकूमत कोई हुकूमत हो तो वो क्या करेगी आपकी कन्फाइनमेंट को, मतलब आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए। मेरे जहन में तो कोई हल नहीं हो इसका आ रहा है। एक हो सकती है कि अगर बुशरा साहब भी वहाँ पे हैं, अगर स्पाउस हैं, अगर वो कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि अगर ये पॉसिबल हो, जेल के मैनुअल अगर कोई लाज अगर कोई इसको अप्रूव करते हैं तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बदकिस्मती ये कि खान साहब खुद भी जेल में है, स्पाउस भी जेल में है, केसेस भी चल रहे हैं। सो ये उनका कहना ना ये कोई तुक बनता नहीं है मुझसे, ना डेथ सेल वाला बना है कि कोई डेथ सेल में नहीं रखा हुआ, सबको पता है, उनकी पार्टी के फॉलोअर को पता है। वैसे पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो किए जाओ, तो पहले भी आप करते रहते हैं, अगले दिन फिर। मेरा ख्याल है बंदे को सच के साथ बात करने उसमें ज़्यादा डेप्थ होती है। इससे कोई इम्पैक्ट होगा? कोई नहीं, पहले उसका क्या इकोनॉमिस्ट का क्या हुआ है या टेलीग्राफ का क्या हुआ है, नुकसान हो रहा है, बिगड़े हैं ना। अभी उन्होंने 71 वाला उन्होंने किया था, ट्वीट किया जी, उसको उसका क्या फायदा हुआ? मतलब उससे भी आप हट गए हैं, उससे भी आपने आप डिसोन कर दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब कर दी है। सो खान साहब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब को स्पीड ब्रेकर पे रुकने की ज़रूरत है। वो स्पीड बढ़ा देते हैं, वो होते हैं अनाड़ी ड्राइवर जो होते हैं ना, वो उसको कभी उसके साथ उसको गाड़ी सिखा रहा हो ना, कोई साथ में बैठा हुआ ये पैसेंजर सीट पे इधर ड्राइवर, उसको जब भी कहेगा ब्रेक मारेंगे वो ब्रेक की बजाय रेस पे पाँव रखता है। देख ले कोई भी अनाड़ी ड्राइवर यही करेगा। खान साहब को कभी ये होता है जहाँ ब्रेक लगानी होती है रेस को दबा देते हैं। तो आजकल वही को रहा है, ये इधर से रेस दबा रहे हैं, उधर से वो रेस दबा रहे हैं, तो फिर क्लाइश तो होने के ना, टक्कर तो होनी है गाड़ियों की। अच्छा क्लास साहब, फैसल वाडा साहब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी थे, वो बात कर रहे थे और आपने यही सवाल उनसे पूछा था कि ये जो बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो है और फिर उसकी जो लिंकेजेस हैं, इंटरप्रिटेशन है, दैट्स वेरी लीथल। उन्होंने कहा नहीं, इट्स डेंजरस। एक और टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अब इस ट्वीट के बाद कोई माफ़ी नहीं है। तो एक सवाल है कि इससे पहले माफ़ी गुंजाइश थी?
थी ना, तो उन्होंने कहा है, मतलब ये आपने किसी के थोड़े से स्लैब्स होते हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट के स्लैब्स होते हैं ना, ऐसे पेशेंट स्लैब, ऐसे आपके पेशेंट स्लैब होते हैं कि इतने तक हम, वो कहते हैं नाक तक ये पानी आना, वो एक मुहावरा है ना, नाक में दम आना, या एक ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका। हाँ। तो ये लेवल्स है ना कि पानी का लेवल कहाँ तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि जब तक आपका सांस, मतलब है अगर पानी रोकना शुरू हो गया देन यू विल रिएक्ट, तो आप उस पर करेंगे। खान साहब वही किए जा रहे हैं, वो एक ही चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि जितना फौजी एस्टेब्लिशमेंट को दबाएंगे, हिट करेंगे ना, ये आपसे मुज़ाकरात करेगी। ये उनके जहन में समझ बैठ गई है बात, और इसके लिए उनके पास अच्छी जस्टिफिकेशन भी है। अब उनको समझ नहीं होता एक आ रही कि ज़रूरी नहीं होता, बाज़ दफ़ा बंदा कुएं में गिरा हुआ हो अगर, तो उसको रस्से से आप बाहर निकाल सकते हैं, और वही बंदा अगर दरख्त पे चढ़ा खड़ा हो तो रस्सा आप उसको डाल के तो खींच लें तो मर जाएगा वो। हालांकि रस्सा भी एक है, बंदा भी एक है, लेकिन समटाइम मेथोडोलॉजी आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। तो आप फिर कहें जी कि ये देखें जी, कुएं से हमने इसी तरह रस्से से बंदा, अगर उसको रस्से के साथ बांध के बंदा बाहर निकाल लिया था, तो हमने वहाँ से दरख्त पे खड़ा था, वहाँ रस्सा बांध दिया उसका कमर से, हमने खींचा, वो बेचारे गई हुई थी, मर गया। तो खान साहब को वो एक ही तरीके के साथ चल, रस्सा एक है, वो उन्होंने कुएं में इस्तेमाल करना, वहाँ भी रस्सा इस्तेमाल करते हैं, दरख्त पे बैठा है बंदा, उसको नीचे उतारना है, वो नहीं उतर पा रहा, उसको भी रस्से के साथ वो खींचने में बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें तो करेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि क्या इसका उनको फ़ायदा हुआ, क्या इनको कहीं पे कोई, इनको थोड़ी स्पेस मिली। और दूसरा एक बात बहुत पहले की थी, आपको याद होगा, हम जब GTV में थे तो मैंने उस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त आपको पता है माशाल्लाह वो भी बड़े ताकतवर आदमी है, डर के बात करनी पड़ती है, तो उस वक्त वो भी तहस नहस किए हुए थे। ये उसकी बात है, मेरे ख्याल 24 अप्रैल की बात है, 11 को इनकी हुकूमत गई थी 2022 में, तो हमने उनको शो में लिया, तो वो भी ऐसे ही वो बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, बड़ी लंबी उन्होंने। तो मैंने उनसे एक सवाल, मैं कहा सर जी आपको लगता नहीं है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है ये ढील जानबूझ के दे रही है ताकि किसी दिन आप बम को लत मारें? आपने भी दिया था आपने माजी में कुछ पार्टीज का। मैं कि ये आपको ये वो जानबूझ के स्पेस दी जा रही है कि आप बढ़ते हैं, आपके हौसले बढ़ते जाए, और किसी दिन आपने बम को लत मारनी है। मैंने कहा, और वही हुआ 9 मई के मारी। अब भी ये वही कुछ हो रहा है, ये एक और तरह का बम, इनसे बम को लात मरवाने की कोशिश की जा रही है, और वो फंसते जा रहे हैं इसी चीज़ में। आप 71 में गए, अब आपने एक उधर डेथ सेल की बात कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी आर्टिकल छपवा रहे हैं। सो खान साहब के लिए अब ये पार्टी अगर बैन करते हैं सपोजली, हालांकि इट्स अ वेरी बिग ह्यूज पार्टी, एक एसेट है, अगर लोगों को चाहिए था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इससे एफिलिएटेड हैं, इसको अपना लास्ट ऑप्शन समझते, नहीं तो जमात इस्लामी तो बांग्लादेश में बैन हो गई थी आपके सामने। ये मतलब है आप उसकी जिसकी आज मिसालें दे रहे हैं 71 की बांग्लादेश की, वहाँ जमात इस्लामी को उन्होंने बैन कर दिया था, बल्कि बेचारे जमात इस्लामी के उसमें उनके लीडरान को फांसियाँ दे दी थी हसीना वाजे साहबा ने। ये आपके सामने वहाँ पे उन्होंने हैंग कर दिया था। उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क के लिए ये जमात इस्लामी का रोल जो है या दीगर चीज़ें ठीक नहीं है। सो ये बहुत सारी पार्टीज बैन भी होती रही हैं। अच्छा, जिन मुल्कों की ये बात करते हैं खान साहब, इनके आइडियल गवर्नेंस मॉडल क्या थे? रशिया था, सऊदी से, चाइनीज से, ये थे ना। वहाँ तो इजाज़त नहीं है कि पार्टियाँ बनाएं, वहाँ तो सिंगल पार्टी है, या बादशाह सलामत है, या वन पार्टी रूल है। वहाँ तो जो वहाँ पे सर उठाते, सर कलम कर दिए जाते हैं उनके, या उनको तो फिर वो लटका दिया जाता है। जो खान साहब के गवर्नेंस के मॉडल थे जी, वो देखें, उनके पास पावर्स हैं, वो तो उसमें अपने वजीरों को लटका देते हैं, तो फलां कर देते हैं। सो सारे आना जो जमहूरी तरीके से चाहते हैं, लेकिन रूल करना चाहते हैं प्यूटन की तरह, या आप सऊदीज़ की तरह, या उसका मिडल ईस्टर्न जो वहाँ मोनार्क्स हैं, या फिर आप ये चाइनीज़ की तरह। सो खान साहब के ये मेरा ख्याल है जो बयानात आ रहे हैं, दे रहे हैं, तो अपने ही रस्से में वो सम टाइम उलझते जा रहे हैं। अच्छा, क्लास ऑफ रऊफ हसन साहब भी बड़ी अलार्मिंग बातें कर रहे हैं। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 71 को हम सियासी तनाजुर में दिखाना चाह रहे हैं, हम और किसी किस्म का कंपैरिजन जो बताया जा रहा है वो नहीं हम कर रहे। दूसरी तरफ अभी जो ये रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं, अगैन इट्स अ वेरी वेरी आई थिंक बिग स्टेटमेंट, और अभी कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो चंद घंटों बाद हो जाएगी, इसके ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जिस तरह की रेजिस्टेंस आई है कश्मीर से, बलूचिस्तान से, GB से, KP भी बिल्कुल एज पे आया हुआ है, और ये कि आप सिर्फ सिंध और पंजाब रह जाएंगे जो पाकिस्तान को डिफाइन कर रहे होंगे। सो व्हाट इज ही सेइंग एक्चुअली, और इसके रिपरकशंस क्यों नहीं ये सोच रहे कि जिस तरफ बात जा रही है मजीद एक के बाद एक ईंट लगती जा रही है? ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है। मैं इसके 2-3 तरीक़ों से जवाब दिया जाता है। ये वहद मुल्क है पाकिस्तान, जिसको रोज़ यहाँ के लोग जो है खुदा न खासा तोड़ के बैठे होते हैं, शाम को तोड़ के चुके होते हैं, ये सुबह फिर जुड़ जाते हैं, और फिर उसका सुबह फिर उठते हैं, नाश्ता किया, चाय शाय, काफ़ी शाफ़ी पी, बड़े बड़े आपको तो घरों में रहने वाले माशाल्लाह अरबपति लोग हैं। मैं तो पहले कहता हूँ हमारे सियासतदान जितने भी, ये कौन सा 9 to 5 जॉब करते हैं, इन्होंने कौन सा बच्चों की फीसें देनी है, या यूनिवर्सिटी में इन्होंने उनको वो करना है, या इन्होंने अपने घर चलाने हैं, बिजली के बिल देने हैं, कोई चंदा दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई पार्टी फंड दे रहा है, कोई इनको गाड़ियाँ दे रहा है, कोई इनको
कोई घर लेके दे रहा है, कोई माल दे रहा है। इनका कोई कारोबार बता दे, कोई नौकरी करते हैं, किसी का आपने सुना है आज तक फलां पॉलिटिशियन फलां दफ्तर में बैठा अपनी हट्टी चला रहा था और फिर उसने 5 बजे दुकान बंद की तो 6 बजे सियासत शुरू कर दी? कभी सुना है? इनका तो धंधा ये तमाम सियासतदानों का कि जनाब इन्होंने कि जो लोग काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनको भी नहीं रहने देना। इनसे सवाल एक पूछने वाले रऊफ हसन साहब इन कंपनी से, ये वहद मुल्क है जिसको रोज़ाना आप हमें डरा के तोड़ के बैठे होते, खुदा न खास्ता। अफगानिस्तान में यहाँ 2 सुपर पावर्स आई, जंगें लड़ी, एक ने 10 साल लड़ी, दूसरे ने 20 साल लड़ी, 30 साल जंगें लड़ी और 10 साल अफगानी खुद लड़े एक दूसरे से, वो तो नहीं टूटा। मतलब जो मुल्क सबसे बड़ी खाना जंगी का शिकार रहा है, जंगों का शिकार रहा है, मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स लड़ी गई हैं, वहाँ पे एथनिक भी हैं, वहाँ पे उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा वाले हैं, अब आपके पश्तून हैं, 4 पावरफुल आपकी एथनिक, आपके लिंगुअल वो है, मैंने रेशियल्स मतलब रेशियल्स वहाँ पे हैं और बड़े इंतहाई वो क्या कहते हैं, मैं जंगजू किस्म के हैं वो। आज उज़्बेक हूँ, ताजिक हूँ या पश्तून हूँ, मतलब इनको तारीख में हम अगर देखें तो जंगजू रहे हैं, मतलब बेरहमाना हद तक जंगें इन्होंने लड़ी हैं, लोगों को मारा या आपस में लड़े हैं। वो मुल्क उसको कुछ नहीं हुआ, उसका कोई सूबा नहीं टूटा, ज़रा जहन में रखिएगा। उसमें जहाँ पे जंगें होती रही, जिनके पास बेचारों के पास मतलब माइग्रेशन की खाने को नहीं था, मुश्किलें देखे अफगान हमारे भाइयों ने, वो वैसे का वैसे है। फिर तालिबान आ गए, उसको कुछ नहीं हुआ। इराक में सेम वहाँ पे आपके सेक्टेरियन किस्म की बड़ी खौफनाक किस्म की डिवाइड और बड़ी वहाँ जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई, जंगें लड़ी। आपको मैं 10 साल तक आपके ईरान और ना इराक ने जंगें लड़ी। वहाँ पे जो अमेरिकन के 2003 में अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, उसको भी कुछ नहीं हुआ। शाम में भी कुछ नहीं हुआ। वो लिबिया में इतनी बड़ी वहाँ पे ट्राइबल उनकी रेवलरीज हैं, सब कुछ है, लोग ओ भाई वहाँ पे भी कुछ है। इंडिया को देख लें, अगर आजकल आप इंडिया को फॉलो करें, अगर जो गुफ्तगू इंडिया में हो रही है, जो वहाँ पे इस महाभारतें लड़ी जा रही हैं, पाकिस्तानी भूल जाएंगे वहाँ पे, उसको भी कुछ नहीं हो रहा। अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत जमहूरियत है, लोगों को राइट है कि प्रोटेस्ट करें, बात करें, एजिटेट करें, आप कहते हैं मुल्क नहीं रहेगा। मतलब ये इनके जहन में ये बिठा दिया गया कि अगर इमरान खान साहब नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। ये लोगों को इस तरीके से इस पैटर्न पे उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे बताएं वहाँ पे कौन, अभी वहाँ पे मुझे याद है 2011 में लंदन में राइट्स हुए थे। ये आपने कभी सुना कैपिटल हिल पे हुए, अगेन अमेरिका में, वहाँ पे हुए। अभी वहाँ पे एक दूसरे के साथ, अभी इलेक्शन आने वाला है ना, जरा ट्रंप और ये बाइडेन के हामियों का जरा मैच देखिएगा। इंडिया को देख लें, आजकल आपके नेबर पे है। सो ये पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल प्रोसेस रहने दें। आप जो सुबह उठते हैं और इस मुल्क को तोड़ने की बातें शुरू करते हैं, रात के बेड तक करते हैं, रात को भूल जाते हैं, फिर सुबह को शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल दैट्स वेरी अनफेयर दिस कंट्री। लोगों में, जवानों ने जो आपने डिसअपॉइंटमेंट डाल दी है ना कि ये मुल्क नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। खान साहब से पहले भी ये मुल्क था, बाद में भी रहेगा, हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। ये खित्ते रहते होते हैं। सो ये जो इन्होंने दिन रात की एक पकड़ी हुई ना लोगों को बताने के लिए, जीपी में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, केपी में ये हो गया, ये तरीके तो हिंदुस्तान को देखें, इससे ज़्यादा वहाँ मूवमेंट चली हुई हैं। क्लास साहब हमें ब्रेक पे जाने हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक क्विकली सवाल आपसे पूछूं, हुकूमत कुछ करने जा रही है? कुछ इस तरह के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कोई ऐसे केसेस बना रही है, गद्दारी के शायद मुकदमे आ जाएं या क्या हो? आप तो खैर आप तो वो करेंगे, लेकिन हुकूमत एक और काम कर रही है। मुझे एक और चीज़ का थोड़ा सा एक अफसोस है कि गिलानी साहब खुद नैब से सज़ा याफ्ता हैं, नैब की सज़ाएं भुगती हुई हैं और 5-5, 6-6 साल नैब की जेल में रहे हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब रहे हुए हैं, ये उस वक्त नैब के इसके खिलाफ थे कि इसका जो ला था 90 दिन के लिए उठा लो। अब उसी ही गिलानी साहब ने बैठ के नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है। गिलानी साहब को चाहिए था कि इनकार कर देते कि जनाब जो उन्होंने उसको 40 दिन तक कर दिया है, 14 से उनको एटलीस्ट गिलानी साहब जैसे बंदे से तवक्को की जानी चाहिए थी उनकी तमाम कि आज उनको इनकार कर देना चाहिए था, ये ऑर्डिनेंस मैं जारी नहीं करता। आप स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं सर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, आप सेनेट के चेयरमैन हैं, एक्टिंग आप प्रेसिडेंट है, नैब के आप वो कैदी रहे हैं, नैब से आपको सजाएं हुई हैं। नैब लॉज की तरमीम के केस चल रहे हैं। अच्छा, आपने उधर से आसिफ अली जरदारी साहब जो उन पे अभी नैब के केसेस हैं हजूर, आप पे तो अभी आपको इम्यूनिटी मिल गई है, नहीं तो आप भी तो यहाँ पे बड़े बड़े लंबे चौके छक्के मार के गए थे इन्हीं मलिक रियाज साहब के साथ। आप लोग जो खुद विक्टिम थे, रोते थे, फिरते थे, हमें कहानियां सुनाते थे रामलीला और उसको नंटंकी कहते थे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे। नो टुडे यू आर इन पावर और गिलानी साहब बैठ के ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, रातों रात ऑर्डिनेंस मतलब उसको जारी कर रहे हैं। और एक तरफ नैब जाके इनके वजीर आजम के वो जो थे उसमें या साबिक वजीर आजम जो थे नवाज शरीफ साहब, उनके केसेस खत्म करवा रहे हैं, इधर से शुरू करवा रहे हैं।
सो कम से कम गिलानी साहब और उस वक्त इनको जरदारी साहब जब पावर में थे बैठे हुए, इनको ये ऑर्डिनेंसेस नहीं जारी करने चाहिए थे, रुकना चाहिए था गिलानी साहब को। लाख कहते नहीं, जब हुकूमत ने कहा। अच्छा, शहबाज शरीफ खुद भी हैं, ये भी नैब की कस्टडी में रहे हैं, हमजा साहब भी रहे हैं, सब नैब के मुताबिक अपने लिए ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब पे केसेस बने हैं या मलिक रियाज पे बनने या किसी और पे बनने हैं तो डेट बढ़ा दो। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये सियासतदान जो है ना, ये ना इस मुल्क में इन्होंने कोई अपना कोई इन्होंने वो किया है ना किसी को करने देंगे। इसी वजह से इनकी ना क्रेडिबिलिटी रहेगी ना इनकी बातें रहेगी। गिलानी साहब को इनकार करना चाहिए था, और कोई करता ना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कहानियां मैंने खुद सुनी हुई हैं, उन्हीं के मुंह से सुनी हुई, जेलों में कई दफा मेरी मुलाकातें रही हैं कि कैसे इन्होंने और इनकी फैमिली ने मुश्किल वक्त देखा। आज जब इनसे ये काम करवाए जा रहे हैं, कम अज कम, अच्छा ये कहते थे मैं असूल पसंद हूँ, अच्छा बाज़ काम इन्होंने किए भी हैं ऐसे। इन्होंने जब स्पीकर कौमी असम्बली थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की उस दबाव के बावजूद जो उस वक्त मेम्बरान थे पार्लियामेंट के जेलों में थे, उनको इन्होंने प्रोडक्शन आर्डर्स इन्होंने जारी किए हुए हैं कि जनाब इनको मैं बुलाऊंगा। ठीक है, ये स्टैंड लेते रहे। आज गिलानी साहब को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। सैडली कि गिलानी साहब भी पावर पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। वो जो उनके अंदर थोड़ा सा एक हल्का सा एक था कि नहीं जी मैं इस तरह के काम नहीं करूंगा, वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से जिनकी आज हेयरिंग थी। एक सेशन कोर्ट में इद्दत केस था जिसका आज फैसला मुतवक्के था और फिर उसमें बड़ा ड्रामेटिक सी सिचुएशन हुई, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फराज शायर उनकी गुमशुदगी का एक केस था, अगैन उसका भी बड़ा ड्रॉप सीन हुआ। इन दोनों केसेस के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। कंबर, हम बात करेंगे आपसे दो केसेस के हवाले से। पहले तो जो आज सेशन कोर्ट में केस था, इद्दत केस, और उसका फैसला भी मुतवक्के था, लेकिन देखा उसमें ये कि आज बड़े ड्रामेटिक किस्म के और अनफॉर्चुनेट सीन्स हुए कमरा अदालत के अंदर भी और बाहर भी। जरा बताइएगा क्या हुआ आज? देखें, आज इस केस का फैसला एक्सपेक्टेड था और सब यही तसव्वुर कर रहे थे कि आज ये फैसला आ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ इसके बरक्स। जब अदालत में ये केस शुरू हुआ तो कुछ टाइम दिया गया था रिजवान अब्बासी साहब को कि वो अपने दलाइल देंगे। पिछले ऑर्डर में ये कहा गया था, लेकिन रिजवान अब्बासी साहब चूंकि वक्त पे मौजूद नहीं थे, वो किसी दूसरे केस में इंगेज थे, इस वजह से उनका इंतज़ार किया गया। तकरीबन 11:30 तक उनका ये इंतज़ार किया गया, और उसके बाद जब वो रिजवान अब्बासी साहब आए तो जो खावर मानिका साहब हैं और रिजवान अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बेसिकली बेंच पर एतराज़ किया। इससे कल भी ये लोग ये एतराज़ कर चुके हैं कि जो शाहरुख अर्जुमन जो जज साहब ये केस सुन रहे हैं, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए, लेकिन पहले इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। अब की बार जो है फैसला सुनाने से ऐन पहले जब तमाम दलाइल मुकम्मल हो गए तो जो ये थे बुशरा बीबी के साबिक शौहर थे, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद दलाइल दूंगा, खावर मानिका साहब ने, और वो जो है रोस्टम पे आए और उन्होंने लग ऐसा रहा था कि पहले से प्लान बना हुआ है, और वो अपने साथ जिस तरह से 10-12 वकला साथ लाए थे, और अदालत में लग रहा था कि कोई नोक झोंक होगी, और इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से पिक्चर जिस तरह से नजर आ रही थी उसी तरह का मामलात अदालत में हुए। जब उन्होंने कहा खावर मानिका साहब ने कि मैं खुद दलाइल दूंगा, तो वो उन्होंने आकर कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज की जिस पर जो पंजोता साहब हैं, नईम पंजोता साहब, उन्होंने एतराज किया, और उस एतराज करने पर अदालत का माहौल खराब हुआ। जो खावर मानिका साहब हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक तो गलत ज़बान इस्तेमाल की, नाजेबा गुफ्तगू की, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने हमारे माशरे के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वो अपने दलाइल अब खुद दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारे गाँव की मिसाल ले लें तो अब जो है वो दूसरी शादी को, जो कि हमारे माशरे में दूसरी शादी की इस तरह से पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब छोटी छोटी बच्चियां जो है दूसरी शादी कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब हैं, इनके बदौलत ये हुआ है, इन्होंने मेरा घर खराब कराया, इन्होंने मेरी बीवी को जो है वर्गलाया, और साथ वो ये कहते हुए जब रो पड़े तो उनकी जानिब से इमरान खान साहब के लिए गधे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिस पर दूसरी साइड से नईम पंजोता साहब ने जो है उनको रोका और उनको कहा कि ये आप जो ज़बान इस्तेमाल करें वो ठीक नहीं है। अदालत में काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ,
इस बात पर, लेकिन उस टाइम बैरिस्टर गौहर जो वहां पे मौजूद थे। ये कमर आप बड़ी डिटेल के साथ वो दे रहे हैं, तो इस दरमियान में जज साहब ने कोई इंटरवीन नहीं किया जब इतनी सारी तादाद में लोग जैसे बता रहे हैं कि उनके साथ भी वकील थे और PTA के हमदर्द भी वहाँ पे बैठे हुए थे, हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया भी पहुँचा हुआ था, अच्छी खासी गैदरिंग होगी, मेरा ख्याल हजूम होगा, तो जज साहब ने कोई प्रिकॉशन के तौर पर सिक्योरिटी की कोई उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की हुई थी या कहा आर्डर नहीं किया हुआ था, नंबर 1। दूसरा, जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, इस तरह की लैंग्वेज मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ की गई, सब कुछ हुआ, तो जज साहब ने कोई उस पर रोका नहीं, उनको कोई सख्ती नहीं दिखाई उन्होंने? देखिए, उस टाइम जज साहब ने रोका, उनको टोका, लेकिन अदालत का माहौल चूंकि इस तरह से बन चुका था, एक तो एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हम मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी होती है जब केसेस का फैसला सुनाया जाता है उतनी ही सिक्योरिटी थी, और दूसरा कि दोनों साइड से बुकला की तादाद आई हुई थी, बैरिस्टर गौहर भी वहां पे मौजूद थे, वो अपनी टीम लेके आए हुए थे, दूसरी साइड से खावर मानिका के साथ गुजरात से कोई 12-15 वकील आए हुए थे। तो हुआ इस तरह के जब ये तकरार ज्यादा बढ़ा और जो खावर मानिका साहब हैं, इन्होंने बेंच पर ही एतराज किया, यानी शाहरुख अर्जुमन पे एतराज किया और उन्होंने कहा कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए और ये हम दूसरी दफा एतराज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका फैसला क्या करना है। और ये कहते हुए जब वो रो पड़े और फिर माहौल खराब होते ही जज साहब उठकर चले गए। फिर उन्होंने अदालती अमले के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि वो ये मामले रिक्यूज कर दिया, वो इस केस का फैसला नहीं सुना रहे। तहरीके इंसाफ काफी होपफुल थी कि अच्छा, इससे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कमर, ये यूजुअली देखा जाता है इस तरह के ये केसेस में जहाँ पे जज्बात दोनों साइड से बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हैं और पता लग रहा है कि 8-10 वो लोग भी लेकर आए हुए हैं, यहाँ से ये PTA वाले भी पहुँचे हुए हैं, तो जज साहब तो ये भी तो था, यूजुअली किया जाता है कि वो सिर्फ वो जो कंसर्न पार्टीज़ के वकील होते हैं या वो जो एग्रीव्ड या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के होते हैं उनको इजाज़त देते होते, आम लोगों को फिर अदालत में नहीं बैठने दिया जाता कि ये उसमें जो जय होते हैं ये केस देखने गए हैं, सुनने के लिए गए हैं। तो ये भी तो किया जा सकता, क्योंकि वो खबरें आ रही थी कि बोतलें मारी गई वहाँ पे, फिर थप्पड़ मारे गए, फिर गाली गलोच हुई, तो ये कोर्ट रूम के अंदर सारा कुछ होता रहा। तो जज साहब थोड़ा सा वो सख्ती करके, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल सकते थे ताकि माहौल को ज़रा वो रखा जाए प्रॉपर। बिल्कुल, ये जज साहब का इस्तेकाक होता है कि वो इसको यूज करते हुए तमाम लोगों को भी बाहर निकाल सकते हैं। वो सिर्फ वहां पे जो वकला हैं जिन्होंने दलाइल देने हैं उनको सिर्फ कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अटेंड करें, इवन मीडिया वालों को भी निकाल सकते हैं। इससे पहले नूर मुकद्दम केस में भी इसी तरह हुआ कि अदालत के अंदर जब ज्यादा तल्ख कलामी हुई तो लोगों को निकाल दिया गया था। तो सेशन कोर्ट में जज की ये मर्जी होती है, लेकिन खुलासा साहब कुछ लग ऐसा रहा था कि आज बाय डिजाइन जो है ना काफी चीजें हमें कुछ नजर आए कि अगर डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि शायद जो है खावर मानिका साहब जो बुकला को लाए थे और जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जिस तरह से बाहर आके उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, फिर उन पे बोतलें मारी गई, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज यूज की, फिर जो है खवातीन ने खावर मानिका की तरफ जो धावा बोला, तो इस से लग रहा था कि माहौल खराब। ये खवातीन कौन थी? PTA की वर्कर थी या खावर मानिका साहब के मुखालिफ थे या कौन थे? ये PTI की वर्कर्स थी जो कि कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है जो कोर्ट रूम था जज साहब का उसमें मौजूद थी। मतलब आप ये कह रहे हैं तब उनकी जानिब से किया गया, टोका भी गया, अदालत में ऊंची आवाजें भी बुलंद हुई जब खावर मानिका साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो है अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो उस पर तमाम लोग जो है गर्म हो गए। जो बैरिस्टर गौहर हैं वो काफी, उन्होंने वहां पे आप ये कह सकते हैं कि सैनिटी प्रिवेल की। अगर किसी शख्स जो ये कर रहा था तो वो बैरिस्टर गौहर थे। वो उस टाइम कह रहे थे कि हमें सिर्फ फैसला चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आज फैसला सुनाया जाए। एक्सपेक्टेड ये था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो फैसला ही नहीं आया। फिर जज साहब जब उठ के चले गए तो उन्होंने ये अदालती अमले के जरिए कहा कि वो जो है ये ऑर्डर सुनाने से माजरत करते हैं, और उन्होंने फिर एक लेटर लिख दिया हाई कोर्ट। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट में आप कमर ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि दोनों पार्टीज अपने अपने टफ गैज लाए थे साथ। मनिका साहब जो हैं वो आप बता रहे हैं गुजरात से 8-10 बंदे वो लाए थे, वकील थे जो उनके साथ। इधर से ये बता रहे हैं कि PTA की भी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी उसमें कोर्ट रूम में, और दोनों ने अपने अपने मसल जो है ना दिखाए हैं। ये तो एक अंदर की आप बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। तो बाहर क्या हुआ? जो वीडियोज़ आई थी जिसमें
गाली गलोच और अच्छा, इफ आई मे ऐड बैरिस्टर अली ज़फ़र, उस पे स्टेटमेंट आया है कंबर जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर वाले वकील हैं जिन्होंने ये हमला किया और जो फुटेजेस आई हैं वो हमारा कतई उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनके बारे में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। तो वो वकील वो तो डिसोन कर रहे हैं उनको। देखिए, तहरीके इंसाफ तो राइट नाउ अभी देखा जाए जिस तरह से उनके साथ वकला आते हैं, जिस तरह से कारकुनान होते हैं, जिस तरह से राइट नाउ पार्टी की पॉपुलैरिटी भी है, तो ये कहना आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वकला जो कि नई पार्टी के कारकुन होते हैं वो भी उसमें शरीक हो जाते हैं। तो अली ज़फ़र साहब की यहाँ तक बात तो माकूल है, लेकिन जब खावर मानिका साहब जो निकले बाहर, उन्होंने जिस तरह से विक्ट्री का साइन बनाया, जिस तरह से उन्होंने हाथ बुलंद किए कि वो बड़ा केस जीत के आए हैं, जो जिस तरह वो लग ऐसा रहा था कि वो जिस प्लान के साथ आए हैं वो प्लान कामयाब हो गया, जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया है, तो ये इश्तियाल दिलाना था जो वहां पे बाहर तरीके इंसाफ के सपोर्टर खड़े थे या बुकला खड़े थे, और उन्हीं में से फिर एक शख्स ने जो है वो हमने वीडियो हमारे सामने आई आम सपोर्टर की समझ में आती है कंबर, आम सपोर्टर की समझ में आती है, खवातीन हूँ, मर्द हूँ, पीटीआई के सपोर्टर हूँ, चले जज्बाती होते हैं वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर जज्बाती होते हैं अपने लीडरशिप के हवाले से, फेयर इनफ, लेकिन वकील तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी तो ट्रेनिंग होती है कि सख्त लफ्ज, बिटर वर्ड्स, इस तरह के जेस्चर्स, ये तो कोर्ट रूम में एक नॉर्मल सी चीज़ है। चलो इनका जज्बाती होना पीटीआई के वर्कर का तो समझ में आता है, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका ये काम है रोजाना का, वो भी जज्बाती हुए, वकील वो भी गुस्से में है, वो भी मारने गए ये खबर मनिका को, सर वो मुझे नहीं समझ आई। चलो आम का तो मुझे समझ में आता है कि गुस्से का इजहार कर रहे थे वर्कर जो हैं, वाई द लायर्स, ये मतलब वकील कैसे ये काम कर रहे थे सर? देखिए, वकीलों को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो जाके किसी पार्टी का केस लग आवाज जी कंबर की वीडियो ही इनफैक्ट जो फ्रीज हो गई है। क्लास साहब, जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो वाकई काफ़ी डिस्टर्बिंग ऑप्टिक्स हैं, जिस तरह से देखा कि उनको मारा गया, बाकायदा हमला किया। अब ये एक कमरा अदालत के बाहर के ये मनाजिर हैं, कहीं और की भी नहीं है कि आप कहीं शहर में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर वहाँ पे इस तरह से कोई एक पार्टी ए है, पार्टी बी, और एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, तो फिर बाकी शहर में तो जो कुछ भी हो रहा है वो फिर ये रान साहब ज़रा थोड़ा दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें कंबर को। मैं इतनी देर में 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि जब आपको पता था कि हाई प्रोफाइल केस है तो मेरा ख्याल है उस पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी वहाँ पे, नंबर 1। दूसरा ये है कि जज साहब जो हैं वो इस पे स्ट्रिक्ट आर्डर्स पास कर सकते थे कि वो पूरी अदालत को खाली कराते कि सिर्फ इस पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के जो है ना वही लोग होंगे, या मीडिया के कुछ लोग आप करना चाहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। दूसरा जो प्लान वो जिसके तहत वो बता रहे थे कंबर अभी, उनका प्लान यही था कि आज खान साहब की वर्डिक्ट उनको अगर बरी किया जाता है, जिसके वो चांसेस बता रहे हैं, तो ये हमने नहीं होने देना, ये काम हमने नहीं। अब इस पे वो जो गौहर साहब ठीक कह रहे थे, गौहर साहब की बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी थी कि हमने प्रोवोक नहीं होना, हमने गुस्से में नहीं आना कि ये प्लान के साथ है कि इन्होंने आज वो करना है, इन्हें सैबोटेज करना है। उनकी तो कोशिश होगी कि प्रोवोक करें वो, इसलिए 8-10 बंदे भी भेजे गए, क्योंकि खबर मनिका साहब के साथ पहले भी 2-3 दफ़ा हमने देखा है कि इस तरह का मैन हैंडलिंग हो चुकी है। सो वो भी बंदे लेकर आए या उनको बंदे दिए गए, भाई साहब आप भी 8-10 ले जाओ, वो बेचारे बंदों के बावजूद भी पिट गए। सवाल यह है कि जो आपके साथ 8-10 आपने टफ गैस भेजे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बचाया उनको या नहीं बचाया जिन हालात में गए? लेकिन इवन देन मेरा ख्याल है कोर्ट रूम की एक अपनी या उस प्रेमिसेस की, तो वो फिर उस जुडिशरी को खुद उसका करना चाहिए। उनको जिन मतलब फुटेज मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई एक्शन लिया गया है कहीं से, कोई मैंने तो नहीं सुना कोई पुलिस ने कोई लिया हो, जुडिशरी ने कुछ एक्शन लिया हो, कोई इंक्वायरी की हो, कोई गिरफ्तारियां हुई हों। ये फ्री फॉर ऑल है, इट्स ए फ्री फॉर ऑल, जिसका जो जी चाहे वो कर ले, कुछ नहीं। अगले दिन हम भूल ही जाते हैं कि कल क्या हुआ था। ब्रेक ले लेते हैं, अब कोशिश करते हैं अंबर से रब्ता करने की, क्योंकि उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है, तो कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, और जो दूसरा केस है उसके हवाले से भी उनसे इंसाइट लें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम बात करेंगे कुछ क्विकली ये मलिक रियाज साहब का जो रिएक्शन सामने आया है। कल हमने देखा कि उसके ऊपर एक उनकी जो दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है, उसके ऊपर छापा मारा गया और वहाँ पे कुछ कोशिश तलाशी ली गई ऑफिस की। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी मुझ पर जितने भी जुल्म कर ले मैं डटा हुआ हूँ। इसको कहते हैं अनहोनी होना। अच्छा, ये होती है अनहोनी, अनथिंकेबल। मैं मतलब बाज़ दफ़ा अल्लाह से वैसे तो हर वक्त डरना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादा डर जाता हूँ। दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स कि यही मलिक रियाज साहब जो किंग मेकर, जो बंदा एक दिन नवाज शरीफ साहब के पास जाता है, जनरल अब्बासी साहब ने उनको ज़हीरुल इस्लाम साहब के कहने पर इस्तीफ़ा दें 2014 में, नैब चेयरमैन ये लगवाते थे। फसी बुखारी साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वेरी मच डिसेंट एंड वेरी जेंटलमैन अदरवाइज़। तो उनको जो चेयरमैन नैब लगवाया था वो इन्होंने लगवाया था, मलिक रियाज साहब ने लगवाया था।
उस वक्त जरदारी साहब का दौर था, जरदारी साहब के पास साथ बड़ी दोस्ती है इनकी। जो बंदा चेयरमैन नैब लगवाता था, जिनके कहने पे इंक्वायरी अफसर लगते थे, हटते थे, बचते थे, अपॉइंटमेंट्स होती थी, पोस्टिंग होती थी, आज वही ने। और अगर कोई खबर करता था, मैं उनकी पढ़ा था, उनकी जफ़र हिजाजी साहब हैं, यहाँ पे एक बड़े आला ओहदे पे रहे, SCCP में थे मेरा ख्याल है, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने कोई इन पे वो बात की जी, SCCP थे, तो ट्विटर में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने कोई उन पे कोई थोड़ी सी वो कोई कार्रवाई की या पता नहीं कुछ किया, तो मुझे नैब से 2 ब्रिगेडियर्स के फ़ोन है, मुझे उन्होंने थ्रेट किया। एक दौर था कि मलिक रियाज साहब पे खबर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, बात करेंगे, तो नैब उनको थ्रेट करेगा कि तुम्हें जुर्रत कैसे हो, डेयर यू कि आपने मलिक साहब पे कोई स्टोरी की है, खबर की है या कुछ किया है। आज एक दौर है कि वही नैब गया और उन्होंने जाके जनाब सील भी कर दिए हैं, उन्होंने उन पर पर्चे भी हो गए, मुकदमे भी हो गए, डिमोलिश भी कर रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ आती सम टाइम कि ये मतलब है ये किस तरह चीज़ें होती हैं कि आप जिस मतलब उन्होंने यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल्स तक उनके मुलाजमों में शामिल थे। मतलब मलिक रियाज साहब का इसलिए भी एतमाद का लेवल बनता है कि भाई आपके तो लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल तक अगर मेरे पास जॉब करते हैं, मतलब है वहाँ पे ये ब्रिगेडियर लेवल या कर्नल साहब हो गए, मेजर साहब, तो नॉर्मल सी बात है। अब सवाल यह है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को देखना चाहिए कि आपके मतलब एक फार्मर DGISI वो लाहौर में एक सेनेटर की एक हाउसिंग सोसाइटी के जाके वो लग गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर लग गए थे। बताएं आप, जब आप खुद को इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहने के बाद आप एक जाएंगे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आपको 10-15 लाख रुपए को दे देगा। बाज़ ओहदों की एक प्रेस्टीज होती है आपके अपने इदारे के लोग जो हैं इतने बड़ी पोजीशनों पे जाके वो किसी सेनेटर की एक हाउसिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएंगे, मुलाजिम लग जाएंगे, मलिक रियाज साहब के लग जाएँ, वो के उसके ये जो ये था कोई भी रियल स्टेट का था। तो वकार ये गुलजार जो था, जो आपका सेनेटर था वहाँ से डेरा इस्माइल खान से, उसके आप मुलाजिम लग जाएंगे। तो फिर तो मलिक साहब ठीक कह रहे हैं और मलिक साहब डटे हुए हैं। वो तो अपना मीडिया हाउस लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कब लॉन्च करेंगे, पिछले 10-12 साल से सुन ही रहे हैं। आप सुना जो अपना मीडिया हाउस लॉन्च करेंगे दुबई से बैठ के। क्विकली क्लास साहब, आखिरी 10 सेकंड या 20 सेकंड है, मलिक रियाज साहब का कोई प्लान था जिसकी वजह से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और उसके बाद वो तैयार हैं, उसके बाद उन्होंने अगला स्टेप भी बता दिया? नहीं, मलिक साहब इस वक्त मलिक साहब जो हैं वो उनसे अगर पूछा जाए कि वो इस बैटल के लिए जहनी तौर पर तैयार थे, उन्होंने कोई दोस्तों से मशवरे भी किए थे मैं क्या करूं, अप्रूवर बनूं या ना बनूं, तो उनको कोई दोस्तों ने कहा यार इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे, मतलब अब आप अप्रूवर बन के क्यों अपने आप को खराब करना चाहते हैं। सो वो भी था। और मलिक साहब का ये कहना मैं सियासी तौर पर कंधे नहीं इस्तेमाल, तो मलिक साहब ये तो ना ज्यादती ना करें, हमारे इंटेलिजेंस को चेक ना वो ना करें, वो डाउट ना करें। आप इस खेल में मतलब मजा आता रहा है आपको अब तक, आपने एंजॉय किया। किंग मेकर पाकिस्तान में जो रियल किंग मेकर थे ना 2-3, तो मलिक साहब इज वन ऑफ देम। इसी नोट पे इजाजत लेनी होगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।